हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम क्वीन इन्वेस्टिगेट्स। आज का लेक्चर थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन चैप्टर 8 जर्नी इनसाइड द एटम का पूरा रिव्यू करेंगे। हम सिर्फ कॉन्सेप्ट्स को याद नहीं करेंगे बल्कि ये समझेंगे कि साइंटिस्ट ने एटम के बारे में अपने आइडियाज कैसे डेवलप की, फ्रॉम डाल्टन टू थॉमसन, रदरफोर्ड, बोहर एंड फाइनली द मॉडर्न पिक्चर ऑफ द एटम। और हाँ, एग्जाम पर्पस के लिए हम एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी कवर करेंगे ताकि सीबीएसई एग्जामिनेशन में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आप फुल मार्क्स की प्रिपरेशन कर सकें। तो आज हमारा गोल सिंपल है, कॉन्सेप्ट समझना, एनसीईआरटी कनेक्ट करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, एग्जाम के लिए प्रिपेयर होना। चलिए शुरू करते हैं जर्नी इनसाइड द एटम। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले एक बहुत बेसिक क्वेश्चन, हमारे आसपास जो कुछ भी है, हमारा घर, किताब, पानी, हवा, एवरीथिंग इज मैटर। और मैटर बना है एटम से। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्या एटम सच में मैटर की सबसे छोटी और इंडिविजिबल यूनिट है? अगर एटम को और डिवाइड नहीं किया जा सकता तो फिर उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर एटम के अंदर भी स्मॉलर पार्टिकल्स मौजूद हैं तो एटम एक्चुअली बना किससे है? यही क्वेश्चन साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और आज हम उसी जर्नी को फॉलो करेंगे। हिस्टोरिकल जर्नी। अब इमेजिन कीजिए कि हम लगभग 2000 साल पीछे चले गए हैं। एंशियंट इंडिया में आचार्य कनाड ने मैटर को बहुत छोटे पार्टिकल से बना हुआ माना। उन्होंने परमाणु की आइडिया दी, यानी ऐसा एक्सट्रीमली छोटा पार्टिकल जिसे आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ एशियंट ग्रीस में ल्यूसिपस और डेमोक्रिटस ने भी सिमिलर आइडिया प्रपोज की। उन्होंने टाइनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स को एटॉमस कहा। यानी इंटरेस्टिंग बात यह है कि अलग अलग सिविलाइजेशंस में थिंकर एक सिमिलर फंडामेंटल क्वेश्चन पूछ रहे थे, आखिर मैटर बना किससे है? लेकिन उस समय यह एक फिलोसॉफिकल आइडिया था। फिर आए जॉन डाल्टन 1808 में। डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी को साइंटिफिक फ्रेमवर्क दिया। उनके अकॉर्डिंग मैटर छोटे इंडिविजिबल एटम से बना है। आज उस समय यह एक बहुत पावरफुल साइंटिफिक थ्योरी थी। लेकिन साइंस की सबसे खूबसूरत बात यही है, जब नया एविडेंस मिलता है तो थ्योरी भी बदलती है। अब स्टोरी में बड़ा ट्विस्ट आता है। 19th सेंचुरी के एंड तक साइंटिस्ट मानते थे कि एटम इंडिविजिबल है, लेकिन फिर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि कुछ एलिमेंट से रेडिएशन निकलती है। इस फिनोमिना को कहा गया रेडियो एक्टिविटी। और इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकला, अगर एटम रेडिएशन एमिट कर सकता है तो एटम शायद कंप्लीटली इंडिविजिबल नहीं है। मतलब एटम के अंदर भी कुछ स्मॉलर पार्टिकल्स मौजूद होने चाहिए। यहीं से शुरू होती है हमारी असली जर्नी इनसाइड द एटम। जे थॉमसन एंड द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इमेजिन करो, साइंटिस्ट को लगता था कि एटम मैटर का सबसे छोटा और इनडिविजिबल पार्टिकल है, मतलब एटम को और डिवाइड ही नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर एक एक्सपेरिमेंट ने पूरी स्टोरी बदल दी। इन्वेस्टिगेशन अलर्ट, समवन इज अबाउट टू डिस्कवर समथिंग हाइडिंग इनसाइड द एटम। एग्जैक्टली, और यहीं से शुरू होती है जे थॉमसन की स्टोरी। जे थॉमसन एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे। उन्होंने कैथोड रेज पर एक्सपेरिमेंट किए और 1897 में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ने साइंटिस्ट को पहली बार ये प्रूफ दिया कि एटम एक्चुअली इंडिविजिबल नहीं है। एटम के अंदर भी स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। Important term, subatomic particle, a particle that is smaller than an atom, such as an electron, proton or neutron. So, basically, atom के अंदर भी secrets थे। बिल्कुल, और थॉमसन उन सीक्रेट्स को अनकवर करने वाले साइंटिस्ट में से एक थे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। अब थॉमसन ने एग्जैक्टली देखा क्या? उन्होंने एक स्पेशल ग्लास ट्यूब यूज की जिसे कैथोड रे ट्यूब या डिस्चार्ज ट्यूब कहा जाता था। इस ट्यूब में दोनों एंड्स पर इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक कैथोड जो नेगेटिव होता है और एक एनोड जो पॉजिटिव होता है। ट्यूब के अंदर गैस का प्रेशर बहुत लो रखा जाता है। जब हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, कैथोड से कुछ रेस निकलती हैं और एनोड की तरफ ट्रेवल करती हैं। दीज मिस्टीरियस रेस वर कॉल्ड कैथोड रेस। अब रियल इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। थॉमसन के पास एक सिंपल क्वेश्चन था, ये कैथोड रेस एक्चुअली हैं क्या? सिर्फ लाइट है या पार्टिकल हैं? इसका आंसर जानने के लिए थॉमसन ने उन रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू पास किया। इलेक्ट्रिक फील्ड, द फर्स्ट क्लू। जब कैथोड रेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में पास किया गया, रेस स्ट्रेट नहीं गई, उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ बेंड किया।
अब सोचो, अगर रेस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं तो उनके पास किस टाइप का चार्ज होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज, एग्जैक्टली, लाइक ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कंक्लूजन, कैथोड रेज कैरी नेगेटिव चार्ज और ये नेगेटिव पार्टिकल्स बाद में इलेक्ट्रॉन्स के नाम से आइडेंटिफाई हुए। दूसरा क्लू था मैग्नेटिक फील्ड। थॉमसन ने एक और टेस्ट किया। उन्होंने कैथोड रेस को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया। अगेन रेस डिफ्लेक्ट हो गई। इससे ये कंफर्म हुआ कि कैथोड रेस इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है। तो मिस्ट्री सॉल्व ऑलमोस्ट, बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी था। थॉमसन ने कंक्लूड किया कि कैथोड रेस एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल की स्ट्रीम है। ये पार्टिकल्स एटम से बहुत छोटे हैं। सबसे रेवोल्यूशनरी बात, दीज पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन एटम, मतलब एटम इनडिविजिबल नहीं है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉन a negatively charged some atomic particle discovered by J.J. Thomson, symbol E minus, charge negative। प्लम पुडिंग मॉडल। अब थॉमसन के सामने एक नया प्रॉब्लम था। एटम में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स तो मिल गए, लेकिन पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, पॉजिटिव चार्ज कहाँ है? थॉमसन ने प्रपोज किया कि एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अंदर एम्बेडेड है। इस मॉडल को क्या कहा गया? प्लम पुडिंग मॉडल। इमेजिन एक पुडिंग जिसमें रेजिन्स एम्बेडेड हैं। पॉजिटिव चार्ज पुडिंग, इलेक्ट्रॉन्स रेजिन। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड है, इसलिए ओवरऑल एटम न्यूट्रल है। इसको वाटरमेलन की तरह भी इमेजिन कर सकते हो। वाटरमेलन का रेड पार्ट पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है और उसमें स्कैटर्ड ब्लैक सीड इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर एम्बेडेड है। Physics class suddenly became lunch. Oh, don't eat the atom. थॉमसन का एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक पार्टिकल डिस्कवर करने की स्टोरी नहीं थी। It changed our basic idea of matter. Before Thomson, scientists largely treated the atom as indivisible. After Thomson, scientists knew atom has internal structure. यही डिस्कवरी बाद में रदरफोर्ड की न्यूक्लियर मॉडल, बोहर की मॉडल और इवेंचुअली मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फाउंडेशन बनी। So the atom wasn't actually indivisible? Nahi. And Thomson discovered something hiding inside it? Yes, but here is the problem. If the electrons are negative, where is the positive charge hiding? New mystery detected. Next investigation, Rutherford Gold। लास्ट टाइम थॉमसन ने हमें बताया कि एटम के अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। थॉमसन का आइडिया था कि पॉजिटिवली चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड हुआ है और इलेक्ट्रॉन उसके अंदर एम्बेडेड हैं। Everything seemed fine until someone decided to shoot particles at it. Exactly, और वही एक्सपेरिमेंट एटॉमिक फिजिक्स की हिस्ट्री बदलने वाला था। थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल के अकॉर्डिंग एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर था जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड थे। इस मॉडल के अकॉर्डिंग पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होना चाहिए। सो रदरफोर्ड के पास एक सिंपल आइडिया था। अगर थॉमसन का मॉडल करेक्ट है तो अल्फा पार्टिकल्स को एटम से टकराने के बाद ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज एवरीथिंग spread है। There shouldn't be tiny, extreme dense region capable of strongly repelling an alpha particle. अब इमेजिन करो एक लेबोरेटरी, एक सोर्स से एक्सट्रीमली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल फायर किए जा रहे हैं। उनके सामने रखी है एक एक्सट्रीमली थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। गोल्ड चूज करने का रीजन भी इंटरेस्टिंग था। गोल्ड को बहुत थिन शीट में बीट किया जा सकता है। रदरफोर्ड और उनकी टीम ने अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल की तरफ डिफ्लेक्ट किया। अल्फा पार्टिकल क्या है? ये एक important definition. An alpha particle is a helium nucleus consisting of two protons and two neutrons carrying a +2 charge. यानी अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम एटम का न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स के बिना। Because it is positively charged, it can interact strongly with the positive charge inside an atom. एक्सपेरिमेंटल सेटअप, गोल्ड फॉइल के अराउंड एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई गई थी। जब अल्फा पार्टिकल स्क्रीन से हिट करता था, एक टाइनी फ्लैश प्रोड्यूस होता था। So scientists could actually determine where the particle landed. So basically they were tracking invisible bullets by watching tiny flashes. Exactly. फिजिक्स में कभी कभी हम किसी पार्टिकल को डायरेक्टली देख नहीं सकते, इंस्टेड हम उसके इफेक्ट्स ऑब्जर्व कर सकते हैं। And then something strange happened. Rutherford expected most particles to simply pass through, and that's exactly what happened. Observation 1. Most alpha particles pass straight through the gold foil. इसका मतलब क्या हुआ? एटम का मेजॉरिटी पोर्शन एम्प्टी स्पेस नहीं होना चाहिए? Observation 2. But some particles were slightly deflected. ये इंटरेस्टिंग था। पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल जब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज की पास से
पास करता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की वजह से उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है. सो देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम. बट देन द इम्पॉसिबल हैपेंड. रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. एंड देन केम द मोस्ट शॉकिंग ऑब्जर्वेशन. A very tiny number of particles actually bounced back. Wait, yes, back. Imagine तुम एक thin sheet of paper पर tennis ball throw करो and one of them comes flying back at you. That's basically how surprising Rutherford's observation was. अब रदरफोर्ड को समझ आ गया कि थॉमसन का मॉडल कंप्लीट नहीं हो सकता. एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्प्रेड नहीं हो सकता. इंस्टेड पॉजिटिव चार्ज और ऑलमोस्ट ऑल द मास एक एक्सट्रीमली स्मॉल रीजन में कॉन्सेंट्रेटेड होनी चाहिए. दैट रीजन वाज कॉल्ड द न्यूक्लियस. Nucleus, the tiny, dense, positively charged central region of an atom containing almost all of its mass. So atom का picture completely change हो गया. रदरफोर्ड के मॉडल के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस, इसलिए मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट थ्रू चले गए. पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी रीजन. इसी टाइनी रीजन को न्यूक्लियस कहा गया. ऑलमोस्ट ऑल द मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस बिकॉज न्यूक्लियस एक्सट्रीमली स्मॉल है बट एक्सट्रीमली डेंस है. इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस. इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियर के अराउंड ऑक्यूपाई करते हैं. अब दोनों मॉडल्स को कंपेयर करते हैं. थॉमसन, पॉजिटिव चार्ज पूरे एटम में स्प्रेड, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव चार्ज के अंदर एम्बेडेड. रदरफोर्ड, पॉजिटिव चार्ज टाइनी सेंट्रल न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आउटसाइड. बेसिकली रदरफोर्ड ने एटम के सेंटर में एक टाइनी पावर हाउस डिस्कवर कर दिया. So we finally understand the atom. Do we? If electrons are moving around the nucleus, there's a problem. What problem? According to classical physics, a moving charged particle should lose energy. Then the electron should spiral into the nucleus. So, why doesn't the atom collapse? That's our next investigation. Next case, Bohr's atom. Why don't electrons fall into the nucleus? What would happen if alpha particles were replaced with negatively charged particles? The negatively charged particles would be attracted towards the positively charged nucleus. They would bend towards the nucleus rather than being repelled. Particles passing close to the nucleus would show stronger attraction and deflections. Particles passing farther away from the nucleus would experience less deflection. So, positive alpha particles are repelled by the positive nucleus, whereas negatively charged particles would be attracted towards it. How does the backscattering of a few alpha particles rules out Thomson's plum pudding model? This was Rutherford's most surprising observation. According to Thomson's model, the positive charge was spread uniformly throughout the atom. Therefore, an alpha particle passing through the atom would experience only weak forces and could not be deflected sharply backward. But Rutherford observed that a very small number of alpha particles bounced back sharply. This could be explained if almost all the positive charge and the mass were concentrated in a tiny dense region at the center, that is, the nucleus. Therefore, the observation of backscattering ruled out Thomson's plum pudding model and led to Rutherford's nuclear model. If you could ask Rutherford one question about his work, what would it be? So, this is an open-ended question. There is no single correct answer. My answer would be this. What made you conclude that the atom contains a tiny dense nucleus when only a very small number of alpha particles bounced back? This question focuses directly on the key observation that led Rutherford to his nuclear model. Another interesting question we can ask is, did you expect any alpha particle to bounce back when you first performed the experiment? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने हमें बता दिया कि एटम के सेंटर में एक टाइनी डेंस न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड प्रेजेंट होते हैं. लेकिन अब एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया. प्रॉब्लम क्या है? एटम तो फाइनली समझ आ गया. नॉट क्वाइट. अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स उसे कॉन्टिन्यूसली एनर्जी लूज करनी चाहिए. फिर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट ग्रेजुअली श्रिंक होना चाहिए और इलेक्ट्रॉन इवेंचुअली न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए.
रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के अकॉर्डिंग एटम के सेंटर में एक टाइनी डेंस न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होता है। एटम का ऑलमोस्ट ऑल मास न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेटेड होता है। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। एटम का मेजर पोर्शन एम्प्टी स्पेस होता है। सिंपल वर्ड्स में न्यूक्लियस सेंटर में है, इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड हैं, लेकिन यही अरेंजमेंट एक सीरियस फिजिक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम का मतलब है कि एटम अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करते। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर ऑर्बिट स्टेबल होना चाहिए बिकॉज सर्कुलर मोशन इन्वॉल्व्स एक्सेलरेशन। एन एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल इज एक्सपेक्टेड टू रेडिएट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है, अगर वो सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसकी डायरेक्शन कॉन्टिन्यूसली चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन। क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करता है। इमेजिन एक सैटेलाइट अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। नॉर्मली हम सोचते हैं कि सैटेलाइट स्टेबल ऑर्बिट में रह सकता है, बट रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट सिंपली एन ऑर्डिनरी सैटेलाइट। क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग चार्ज इलेक्ट्रॉन रेडिएशन इमिट करेगा। इफ दिस रीजनिंग वर करेक्ट, एटम शुड बी अनस्टेबल, और अगर एटम अनस्टेबल होते, स्टेबल मैटर एज वी नो इट कुड नॉट एग्जिस्ट। एक तरफ हमारे पास रदरफोर्ड का सक्सेसफुल न्यूक्लियर मॉडल है, दूसरी तरफ क्लासिकल फिजिक्स कह रही है कि इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। मतलब दोनों साइमल्टेनियसली करेक्ट नहीं हो सकते। एग्जैक्टली, समथिंग वॉज मिसिंग। यहाँ स्टोरी में एक यंग फिजिसिस्ट एंटर करते हैं जिनका नाम था नील्स बोर। बोर ने रदरफोर्ड के मॉडल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एटम का एक न्यू मॉडल प्रपोज किया। बोहर्स बिग आइडिया: इलेक्ट्रॉन्स कैनॉट ऑक्यूपाई जस्ट एनी ऑर्बिट दे वांट, इंस्टेड इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट ओनली इन सर्टेन स्पेशल और डिस्क्रीट ऑर्बिट। What are discrete orbits? Discrete orbits are specific allowed orbits in which electrons can exist around the nucleus. Electron nucleus के around random distance पर नहीं रह सकता, उसके लिए कुछ specific allowed orbits हैं। बोहर के मॉडल के अकॉर्डिंग these orbits are also called energy levels. They are represented as K shell n is equal to 1, L shell n is equal to 2, M shell n is equal to 3, N shell n is equal to 4. Higher shell, higher energy. So n is equal to 1 is lowest energy, n is equal to 2 is higher energy, n is equal to 3 is still higher energy. इलेक्ट्रॉन्स कैन जम्प बिटवीन एनर्जी लेवल्स। यहाँ से क्वांटम फिजिक्स और इंटरेस्टिंग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन अगर एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में मूव करता है तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है। एब्जॉर्प्शन: इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लोअर एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल। एमिशन: इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ आता है। हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। Why Bohr's model was revolutionary? बोहर ने बेसिकली कहा, maybe electrons don't follow the rules we expected from classical physics. Instead, atomic world में एनर्जी क्वांटाइज्ड हो सकती है। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मीनिंग है कि एनर्जी कॉन्टिन्यूसली कोई भी वैल्यू नहीं ले सकती। सर्टेन अलाउड वैल्यूज लेवल एग्जिस्ट करते हैं। दिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स क्वांटम थ्योरी। Important definitions: nucleus, the tiny, dense, positively charged central region of an atom. Atomic stability, the ability of an atom to remain stable without its electron collapsing into the nucleus. Discrete orbit, a specific allowed orbit in which electron can exist. Energy level, a specific allowed energy state associated with an electron in an atom. Quantized energy, energy that can take only certain allowed values rather than any arbitrary value. अब हम जानते हैं कि रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया और बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स या शेल में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन है, आखिर एक शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? कैन इलेक्ट्रॉन जस्ट कीप एंटरिंग द एटम फॉरएवर? नो, हर शेल की एक मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट के लिए स्पेसिफिक रूल्स डेवलप किए। What is an electron shell? An electron shell is a region around the nucleus in which electrons are arranged according to their shell principal shell number. K shell n is equal to 1, L shell n is equal to 2, M shell n is equal to 3, N shell n is equal to 4. जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस इंक्रीज होता है, शेल का एनर्जी लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। थिंक ऑफ द एटम एज अ बिल्डिंग।
एटम को एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह इमेजिन करो। ग्राउंड फ्लोर न्यूक्लियस का क्लोजेस्ट शेल जैसा है, फिर सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर। हर फ्लोर की अपनी कैपेसिटी है। सो इलेक्ट्रॉन्स अनलाइक ह्यूमंस रैंडम रूम चूज नहीं कर सकता, दे फॉलो स्पेसिफिक रूल्स। द फेमस 2n² रूल। अब आता है द फेमस 2n² रूल, जो कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Where n is equal to shell number, 2n² is equal to maximum number of electrons that can be accommodated in the shell. This is called the 2n² rule. For example, K shell. For K shell, n is equal to 1. So 2n² is equal to 2 into 1 square is equal to 2. K shell can hold a maximum of 2 electrons. For L shell, n is equal to 2, so 2n² is equal to 8. Therefore, L shell can hold a maximum of 8 electrons. For M shell, n is equal to 3. Therefore, 2n² is equal to 18. M shell can hold a maximum of 18 electrons. For N shell, n is equal to 4. So 2n² is equal to 32. N shell can hold a maximum of 32 electrons. So the sequence becomes 2, 8, 18 and 32. Exactly. और अगर फॉर्मूला भूल जाओ तो 2n² से दोबारा कैलकुलेट कर लेना। So there's another rule. अब एक important point. सिर्फ शेल की मैक्सिमम कैपेसिटी जान लेना इनफ नहीं है। इलेक्ट्रॉन शेल में एक पर्टिकुलर ऑर्डर में फिल होते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई द लोअर एनर्जी लेवल फर्स्ट, so entering higher energy shell. So basic shell filling order is K to L to M to N. मतलब पहले K शेल फिल होगा, फिर L शेल, फिर M शेल। तो M शेल में 18 की कैपेसिटी है, इसका मतलब M शेल में हमेशा 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेल, वैलेंस शेल। एटम का आउटर मोस्ट ऑक्यूपाइड शेल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसको कहते हैं वैलेंस शेल। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम containing electrons is called the valence shell. Valence electrons, electron present in the outermost shell of an atom are called valence electrons. ये valence electrons chemical behavior और bonding में extremely important role play करते हैं। A is true. Rutherford concluded that the Goldfoil experiment that most of the atom's mass and positive charge are concentrated in a very small dense nucleus. R is true. Thomson's model proposed that the electrons were embedded in a uniformly distributed sphere of positive charge. However, R does not explain A. In fact, Rutherford's observation contradicted Thomson's model. The sharp deflection and the backscattering of a few alpha particles showed that positive charge and most of the mass could not be uniformly distributed. Therefore, A is true, R is true, but R is not the correct explanation of A. So, our answer is 2. अब तक हम एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के बारे में जानते हैं, बट एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिमेन्स। एटम का ऑलमोस्ट सारा मास एक्चुअली आता कहाँ से है? Rutherford's model had already shown us that most of the atom's mass is concentrated in the nucleus. इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत स्मॉल होता है, so we can practically ignore it when discussing the mass of an atom. But there was a problem. Scientists knew that hydrogen atom has one proton, while a helium atom has two protons. Yet helium का मास हाइड्रोजन के मास का exactly डबल नहीं था. It was about 4 times as massive. So scientists start wondering, if helium has only two protons, then where is the remaining mass coming from? यहाँ एक interesting mystery develop होती है. Suppose we take a helium atom. It has two protons, two electrons, but its mass is approximately 4 times that of hydrogen. Electrons cannot explain this extra mass because their mass is extremely small. So scientists proposed an important possibility. Could there be another particle inside the nucleus? A particle that has significant mass but no electrical charge. And this question eventually led to the discovery of the neutron. 1932 में जेम्स चैडविक ने ये मिस्ट्री सॉल्व करी। A neutron is a particle found in the nucleus. Its most important properties are charge is equal to 0 and
mass is equal to mass of a proton. So now the nucleus could be understood much better. It contains protons, that is positive charge, neutrons, that is no charge. So remember, nucleus is equal to proton plus neutron. And because electrons have a very small mass compared to the protons and neutrons, almost all of an atom's mass comes from its nucleus. Now let's connect this with what we learned earlier, atomic number Z, that is protons plus neutrons. Therefore, the mass of an atom depends mainly on the total number of protons and neutrons. That is, mass number A is equal to number of protons plus number of neutrons. Atoms of the same element can have sometimes different number of neutrons. For example, carbon normally has 6 protons, but one carbon may have 6 neutrons, while another may have 8 neutrons. The number of protons has not changed, but their masses are different. This idea will become extremely important when we study isotopes. So protons decide the identity of the element. Neutrons can change the mass of the element. Why Chadwick's discovery mattered? Before the neutron was discovered, scientists knew that something was missing from the picture of the nucleus. Chadwick's discovery provided the missing picture. It explained why the nucleus could contain much more mass than it could be accounted by its proton alone, and it gave scientists a much clearer picture of the atomic structure. The protons and neutrons are inside the nucleus and they account for almost all of the atom's mass. And remember the story behind it. The neutron was not discovered just because scientists wanted another particle. It was discovered because the existing model could not explain where the missing mass was coming from. That's how science works. When the numbers don't make sense, scientists ask better questions. हम एटम के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन डिफरेंट शेल में अरेंज होते हैं, के, एल, एम एंड सो ऑन, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कौन होते हैं? The electrons present in the outermost shell are called valence electrons. For example, अगर किसी एटम के outermost shell में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन नंबर 1 होगा, और अगर outermost shell में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उसके 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के बिहेवियर को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करते हैं। व्हाई? बिकॉज जब एटम्स दूसरे एटम्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, केमिकल रिएक्शंस और बॉन्डिंग में मेनली आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। सो यू कैन थिंक ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज द एटम के इंटरेक्शन टीम। ये डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, लूज करेगा या शेयर करेगा। फॉर द फर्स्ट 18 एलिमेंट्स जनरली 1 से 8 के बीच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन एक इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन है, हीलियम। हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो ऑलरेडी स्टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में एक ब्यूटीफुल पैटर्न भी मिलता है। सेम ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप 1 में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम जैसे एलिमेंट्स होते हैं। इनके आउटरमोस्ट शेल में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह ग्रुप 17 के एलिमेंट्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसी सिमिलैरिटी की वजह से सेम ग्रुप के एलिमेंट्स के केमिकल प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सिर्फ नंबर नहीं है, दे हेल्प अस अंडरस्टैंड व्हाई डिफरेंट एलिमेंट्स बिहेव डिफरेंटली। अब हम एक ऐसे नंबर पर आते हैं जो हर एलिमेंट की आइडेंटिटी डिसाइड करता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। एटॉमिक नंबर सिंपली न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन्स की नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, इसलिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हीलियम में 2 प्रोटॉन्स हैं तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है। लिथियम में 3 प्रोटॉन्स हैं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। सो यू कैन सी द पैटर्न, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। और ये नंबर है एलिमेंट के लिए यूनिक होता है। इन अ न्यूट्रल एटम प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इक्वल होती है, इसलिए न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
लेकिन एटॉमिक नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये एलिमेंट की आइडेंटिटी डिसाइड करता है। थिंक ऑफ इट एज लाइक एन आइडेंटिटी कोड। आपका फिंगरप्रिंट आपको यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। सिमिलरली एन एलिमेंट को उसका एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करता है। अगर किसी एटम में 6 प्रोटॉन्स हैं तो वो कार्बन है, अगर 8 प्रोटॉन्स है तो वो ऑक्सीजन है, और अगर 17 प्रोटॉन्स है तो वो क्लोरीन है। अगर हम एटॉमिक नंबर चेंज कर देते हैं तो सिर्फ एटम का नंबर चेंज नहीं होता, एलिमेंट इटसेल्फ चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स होते हैं। अगर हम उसमें एक प्रोटॉन ऐड कर दें तो अब 7 प्रोटॉन्स हो जाएंगे और एटॉमिक नंबर 6 से 7 हो जाएगा। कार्बन इज गॉन एज दैट एलिमेंट। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों कार्बन है। वाई? बिकॉज दोनों के पास 6 प्रोटॉन्स हैं। उनका एटॉमिक नंबर सेम है, Z इज इक्वल टू 6, लेकिन उनके मास नंबर्स डिफरेंट है बिकॉज उनके न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट है। So remember this very carefully. Atomic number tells us which element it is. Mass number tells us how many protons and neutrons are present all together. और इसी डिफरेंस की वजह से हम आइसोटॉप्स को समझ पाते हैं। तो अगर कोई पूछे व्हाट डिसाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, द आंसर इज सिंपल, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स एटॉमिक नंबर Z. Change the number of protons and you will change the element. Next we are going to count what's inside the nucleus more carefully, protons and neutrons, and discover how we get the mass number. अब हम एटॉमिक नंबर के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसका नाम है मास नंबर। एटॉमिक नंबर हमें बताता है कि एटम की आइडेंटिटी क्या है, लेकिन अब एक दूसरा क्वेश्चन है, एटम के न्यूक्लियस में टोटल कितने हैवी पार्टिकल्स हैं? इसका आंसर हमें देता है मास नंबर। मास नंबर इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स present in the nucleus. So A is equal to Z plus N, where Z is equal to number of protons and N is equal to number of neutrons. For example, कार्बन 12 को देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, which means it has 6 protons, और कार्बन 12 का मास नंबर 12 है, therefore 12 is equal to 6 plus number of neutrons. So कार्बन 12 है 6 न्यूट्रॉन्स। अब अगर हम कार्बन 14 ले, एटॉमिक नंबर अभी भी 6 है, that means it has still 6 protons. So it is still carbon but its mass number is 14, therefore 14 is equal to 6 plus neutrons. So carbon 14 has 8 neutrons. यहाँ से हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मिलता है जिसका नाम है आइसोटॉप्स। Isotopes are the atoms of the same element having the same atomic number but different mass numbers. In simple words, protons same but neutrons different. Carbon 12 and carbon 14 are both carbon because both have 6 protons, but their number of neutrons are different. So you can imagine isotopes as twins with the same identity but different weights. Same atomic number, different mass number, and this is why isotopes generally have very similar chemical behavior, because chemical behavior mainly depends on the electron arrangement, but their physical properties such as mass and some nuclear properties can differ. Now let's move to another interesting pair, isobars. The word itself gives us clue. Isobars are the atoms of different elements having the same mass number but different atomic number. For example, consider carbon 14 and nitrogen 14. Carbon has atomic number 6. Nitrogen has atomic number 7. So they are definitely different elements, but both have mass number 14. Carbon 14. 6 protons plus 8 neutrons is equal to 14. Nitrogen 14. 7 protons plus 7 neutrons is equal to 14. So they have the same mass number but different atomic number. That's an isobaric pair. Now let's make sure we don't mix these up. For isotope, same Z is equal to different A. For isobar, different Z is equal to same A. एक simple memory trick. Isotopes, same identity, different mass. Isobars, different identity, same mass number. And remember our most important rule from the previous slide. Protons decide the element. So if the number of protons changes, the element changes. Neutrons can change without changing the elements. That's how isotopes are formed. So now we have three numbers and ideas to keep straight. Atomic number Z tells us the number of protons and identifies the element. Mass number A tells us the total number of protons plus neutrons. Number of neutrons N is equal to A minus Z, and with these three we can practically read the structure of an atom from its nuclear number. Now that we understand isotopes, we can solve one more interesting mystery. Why do many elements in the periodic table have atomic masses that are not whole number? Take chlorine.
Chlorine naturally exists mainly as two isotopes, chlorine 35 and chlorine 37. These isotopes are generally present in the nature in the approximation ratio 3:1. So imagine that we take a large collection of naturally occurring chlorine atoms. Most of them are chlorine 35, while a small number of them are chlorine 37. The atomic mass we see for chlorine in the periodic table is therefore not simply the mass of chlorine 35 or chlorine 37. It represents the average mass of naturally occurring mixture of its isotopes. This average takes into account both the masses of each isotope and its relative abundance. And there is only one very important point to remember. No individual chlorine atom has a mass of exactly 35.5 U. A particular chlorine atom is one isotope or another. The value around 35.5 U represents the weighted average of the naturally occurring chlorine. So chlorine isn't confused about its weight. We are averaging different chlorine atoms together. Quick calculation idea. For chlorine, the simplified 3:1 means that out of 4 atoms, approximately 3 are chlorine 35 and 1 is chlorine 37. So, the average can be visualized as average atomic mass is equal to 3 into 35 plus 1 into 37 plus divided by 4, which gives 35.5 U. That is why the periodic table gives us a decimal value rather than a whole number. So whenever you see a decimal atomic mass, remember it may be telling you the story of several naturally occurring isotopes being averaged together. Now let's put the idea of average atomic mass into practice. So here we have a numerical problem. We are given two isotopes of bromine with mass number 79 and bromine with mass number 81. With 79, it has 49.7% abundance and the other one has 50.3% abundance. The question is, what is the average atomic mass of bromine? Remember, we cannot simply take the ordinary average of 79 and 81 because the two isotopes are not present in exactly the same amount of ratio. We have to consider their percentage abundance. So, the formula is average atomic mass is equal to isotopic mass into fractional abundance. First, convert the percentage into fraction, that is 49.7% is equal to 0.497 and 50.3% is equal to 0.503. Now multiply each isotope's mass by its abundance, that is 79 into 49.7 plus 81 into 50.3. Therefore, average atomic mass of bromine is 80.006 U or approximately 80 atomic mass units. Notice something very interesting. The answer is very close to 80 U because the two isotopes are present in almost equal proportions. That is 49.7 and 50.3. So the key lesson is more abundant isotopes contribute more to the average. And remember, 80 atomic mass unit does not mean every bromine atom weighs 80 U. Individual atoms are still bromine 79 or bromine 81 in this simplified example. The value 80 atomic mass unit is the weighted average of the isotopic mixture. So, we have finally reached an important turning point in our journey inside the atom. अब तक हमने देखा कि एटॉमिक मॉडल स्टेप बाय स्टेप डेवलप हुए, डाल्टन से थॉमसन, थॉमसन से रदरफोर्ड और रदरफोर्ड से बोहर. Bohr's model was a major improvement because it introduced the idea of fixed energy levels or stationary states. लेकिन साइंस में एक मॉडल फाइनल नहीं होता. Bohr's model also had limitations, and those limitations eventually led scientists towards what we now call the quantum mechanical model. सबसे पहले प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या थी? Bohr's model worked very well for hydrogen-like atoms, यानी systems with only one electron. लेकिन जब हम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स की तरफ जाते हैं, बोहर्स मॉडल उनके बिहेवियर को completely explain नहीं कर पाता.
It also could not fully explain the fine structure of spectral lines, as well as their intensities and selection rules. So, scientists realized we need a more powerful description of the electron, and that led to the quantum mechanical model. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल चेंज होता है। बोहर्स मॉडल में हम इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अराउंड फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में इमेजिन करते हैं, जैसे प्लैनेट सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। But modern quantum mechanics tells us that this picture is not accurate. Electrons do not simply travel around the nucleus in fixed circular paths. Instead, we describe electrons using orbitals. An orbital is a region of space where there is a high probability of finding an electron. इसलिए जब आप s, p या d ऑर्बिटल की शेप देखते हैं, they are not literal tracks followed by electrons. They represent probability distributions. How did quantum mechanics develop? Several scientists contributed important ideas. Max Planck. Planck introduced the idea that the energy is quantized. In simple words, energy can be exchanged in discrete packets called quanta. The formula is E is equal to h nu, where h is the Planck's constant. फिर आए Albert Einstein. Einstein extended the quantum idea to light. He explained the photoelectric effect using photons, discrete packets of light energy. This strengthened the idea that nature behaves in a quantum way at the microscopic scale. De Broglie. De Broglie proposed that matter can also have wave-like behavior. For a particle, lambda is equal to h by p. So electrons aren't simply classical particles moving along definite paths. They can also exhibit wave-like behavior. Heisenberg. Heisenberg introduced the uncertainty principle. It tells us that we cannot simultaneously know an electron's position and momentum with unlimited precision. That is, delta x into delta p is greater than or is equal to h by 4 pi. This is another reason why the classical idea of an electron following a definite path doesn't work. Schrödinger. Schrödinger developed the wave equation of quantum system. His equation is commonly written as h psi is equal to E psi, where psi is the wave function that contains the quantum information about the quantum state. And from the wave function, we can obtain the information about the probability distribution of the electron. This gives us the modern idea of orbitals. Dirac developed a more advanced formulation that connected quantum mechanics with special relativity and helped predict new phenomena such as the existence of the positron. So quantum mechanics was built through the contribution of many scientists. There are a few basic ideas you should remember, that is, the energy is quantized, the matter has wave nature, and position and momentum cannot be both known with unlimited precision. Or most important, electrons are described by quantum states and wave functions, not by simple fixed circular paths. So, what should you remember? That Bohr's model was not wrong for its time. It was an extremely important step in understanding atomic structure, but it had limitations. These limitations encourage scientists to develop a quantum mechanical model, which provides a much more accurate description of electrons in atom. And that is one of the most beautiful things about science. That is, every model takes us a little closer to understanding nature. Bohr gave us the orbits. Quantum mechanics gave us the probability clouds. And with that, we are ready to go deeper into the modern picture of the atom. We're here. We're about to witness something that changed the world. Some discoveries change what we know. Like, share, and subscribe to AK Physics 47.